हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशंस। तो इस वीडियो में हम अपना सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आपको सीएमए इंटरमीडिएट की बोथ ग्रुप की सभी क्लासेस इस चैनल पे मिल जाएंगी। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है बस। अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट्स की तरह भी फर्स्ट क्लास में हम अपने पेपर पैटर्न को देखेंगे, दिसंबर 2023 के पेपर पैटर्न को, एंड वेटेज देखेंगे रिस्पेक्टिव चैप्टर के अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले चैप्टर्स को कैसे इन्होंने बाइफर्गेट किया हुआ है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग मिलेगा, जिसमें हमें उसकी इंट्रोडक्शन दी होगी, इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स की डेफिनेशन दी होगी, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, प्रेपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एंड एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट शीट। ये टॉपिक्स हमें देखने को मिलेंगे। फिर कॉस्ट एसर्टेनमेंट में मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट बुक कीपिंग, ये रहेगा, ये होगा हमारा सेक्शन ए में। उसके बाद सेक्शन बी में जाएं तो हमारे पास मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आएंगे, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सेक्शन नंबर सी में जाएंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स आएंगी, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ये 3 सेक्शन में हमारे मॉड्यूल में बाइफर्गेशंस दी हैं। अगर हम अपना दिसंबर 2023 का पेपर पैटर्न देखें तो उसमें क्वेश्चन आपको पता है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी रहा था, हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड था। सेक्शन ए में हमें 15 MCQ थे, 2 मार्क्स ईच के, और 30 मार्क्स हमारे यहीं पे बन रहे थे। और सेक्शन बी में हमें 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमें क्वेश्चन दिए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और के ए पार्ट में हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस की बाइफर्गेशन देखने को मिली थी ए और बी पार्ट में, और कुछ क्वेश्चन की हमें बाइफर्गेशन पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में देखने को मिली थी। और कुछ क्वेश्चन अकेले ही 14 मार्क्स के देखने के हमें मिल गए थे। ठीक है, हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का था हमारा। अगर हम ए पार्ट देखें तो हमें कॉस्ट शीट आई थी क्वेश्चन 2 में, और क्वेश्चन 2 के बी पार्ट में हमें एम्प्लॉय कॉस्ट आई थी। क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में ओवरहेड चैप्टर से क्वेश्चन आया था, बी पार्ट में कॉस्ट बुक कीपिंग से चैप्टर आया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो हमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आया था एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोसेस कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में मार्जिनल कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 7 में बजट, एंड क्वेश्चन नंबर 7 के बी में थियोरी आई थी प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए थे, एंड क्वेश्चन नंबर 8 प्योरली थियोरी का था। तो हम इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग चले तो हमें ये वाले चैप्टर्स मेनली करने हैं। उसके बाद हमारे पास बाकी चैप्टर्स भी हैं, वो भी हम करेंगे, बट ये चैप्टर्स हम मेनली करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बेटा सबसे पहले आपको सबको पता ही होगा व्हाट इज़ अकाउंटिंग। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो कॉस्ट तो हम बाद में देखेंगे, अकाउंटिंग से तो हम बचपन से मिलते आ रहे हैं। +1 मतलब हमारा बचपन ही था +1, तभी तो हमने पहली बार अकाउंटिंग को देखा था। तो हम +1 से जानते हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अभी हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक बार अपनी बचपन वाली यादें ताज़ा कर लेते हैं और देख लेते हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग। Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgment and decisions by the users of the information. Accounting एक ऐसा प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, किसे, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को। क्यों? टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग हमें इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, उसे मेजर करने में हेल्प करती है, और उसे कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करती है। किसे करती है ये सब, किसे बताती है हमारी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन? बिजनेस की इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन किसे बताती है? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, ये सारे जो भी पार्टीज़ होती है ना, इन्हें हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अकाउंटिंग ही तो है जो ये सारी इंफॉर्मेशन इन पार्टीज़ को प्रोवाइड करती है। तो इसे तो हम अकाउंटिंग कहते हैं। क्यों चाहिए होती है इन लोगों को इन्फॉर्मेशन, क्यों चाहिए होती है? ताकि ये इन्फॉर्म्ड जजमेंट और डिसीजंस ले सकें,
क्या डिसीजन लेने होते हैं। अब शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें क्या डिसीजन लेना होगा कंपनी के रिगार्डिंग, यही कि उन्हें अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, कब उन्हें अपना पैसा निकालना है, कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो उन्हें सारी इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, अच्छा यहाँ पे ना इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन बोला, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन जो फ़ायदे की इन्फॉर्मेशन है, ये नहीं आप ये भी इन्फॉर्मेशन दे रही हो, आज हमारे एम्प्लॉयज़ ने 5 रुपये की चाय पी, आज हमारे एम्प्लॉय ने 5 रुपये का लेस खाया, ये इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन जिस प्रोसेस के थ्रू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पहुंचाई जाती है उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग, उस प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज़ ऑब्वियस दैट अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस which as its end product has information that is economically worthwhile for decision making। हमारी above discussion से ये तो क्लियर हो जाता है कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि इम्पॉर्टेंट होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो भी 2 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब जो फाइनेंस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब एम्प्लॉयज़ कितने ट्रस्टवर्दी हैं, कितने लॉयल है कंपनी को लेके कितने हार्ड वर्किंग है, ये हो गई नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आगे 2 तरह की होती है, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन एंड अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, है ना। आपकी 2 तरह की फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है ना, कि एक आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है और एक आपका प्रॉफिट लॉस कितना जा रहा है, जिसे हम कह देंगे अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो तो हमें हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताती है ना, हम अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, बट जो कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो हमें कौन बताती है? कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है, ठीक है। फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इज़ अ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हमारी अबव डिस्कशन से ये तो क्लियर होता है कि जो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है ना, वो एक तरह की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही होती है। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही होती है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग which is a branch of accounting deals with the whole gamut of preparation and presentation of cost sheet। और जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो तो है तो एक अकाउंटिंग की भी ब्रांच ना, हम ऊपर से देख के आए कि अकाउंटिंग क्या होती है, कि जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब इन्फॉर्मेशन भी 2 तरह की होती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की एक पार्ट होती है कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग की ही एक ब्रांच हुई ना, तो कहते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग की ही ब्रांच है, वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में ही हेल्प करती है। बट किस तरह की इंफॉर्मेशन? कॉस्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। किसके थ्रू वो सब होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। इससे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब तो समझ आ गया। जो आप पढ़ने वाले हो, पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको उसका छोटा सा मीनिंग तो समझ आया ना, व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आपको कल को कोई पूछे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, आप बता सकते हो। अब उसके बाद ना हमारे पास 4 कॉमन टर्म्स होती हैं, कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग। ये चारों टर्म्स में बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं ना कि इन चारों में डिफरेंस क्या है। देखने में तो सेम ही लग रही है, कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग, सेम ही तो बात है, बट नहीं, इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो आप सबको पता होना चाहिए। तो इस डिफरेंस को बताने के लिए ना मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इस स्टोरी को आप एग्जाम्पल की तरह लेके चलना। एक ना पर्सन था राम, ठीक है। इसने अपने घर में ना पेंटिंग करवाई, पेंट वर्क करवाया। दिवाली का दिन आ रहा था तो इसने सोचा घर को रेनोवेट करवाया जाए, पेंट वगैरह सब करवाया जाए। तो इसने सबसे पहले कॉपी पकड़ के उसके ऊपर लिस्ट बना ली कि मुझे ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, ठीक है। वो जब सामान खरीदने गया ना तो उसे प्राइसेस पता चले। उसे लगेगा कलर लगेगा 10 बकेट्स कलर लगेगा उसे, जो भी कलर की कंपनी आती हैं उतना उसे कलर लगेगा। फिर उसे वाइट पेंट भी लगेगा, फिर उसे बाकी भी जो भी सामान चाहिए होता है उसे सबकी लिस्ट बना ली। तो उसने देखा कि उसे रेड कलर पड़ेगा
10,000 रुपीज़ का, उसे रेड कलर पड़ेगा 10,000 रुपीज़ का, येलो कलर पड़ेगा 20,000 रुपीज़ का, ग्रीन कलर पड़ेगा 30,000 रुपीज़ का। तो ये जो आप प्राइजेस लिख रहे हो ना कि रेड कलर आपको 10,000 का पड़ रहा है, येलो 20,000 का, ग्रीन 30,000 का, ये जो आप प्राइजेस लिख रहे हो ना, इस प्राइजेस को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट। इन प्राइजेस को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट। पर्टिकुलर थिंग का जो प्राइस होता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट। किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ जो हम सेक्रीफाइस करते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट हमें समझ आ गया। फिर उसने ये सब सामान खरीद लिया तो उसे कॉस्ट पड़ गई। फिर उसने ना एक कॉपी बनाई, उसने कॉपी पे लिखा कि मेरे को ये रेड कलर खरीदने में इतना लगा, वाइट पेंट खरीदने में इतना लगा, ये वाला सामान खरीदने में इतना लगा, ये वाला इंस्ट्रूमेंट खरीदने में, ये वाला टूल खरीदने में मेरे को इतने इतने पैसे लग गए। उसने पूरी लिस्ट बना ली, ऐसे पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर ली। ये इसने लिस्ट बनाई ना, ये पूरी उसने जो लिस्ट प्रिपेयर की, इसे हम क्या कहते हैं? कॉस्टिंग। उसने कॉस्टिंग की है प्रॉपर। उसने सब चीज़ें लिख ली, अपना पूरा हिसाब किताब बिठा लिया कि मेरे को यहाँ पे इतनी इतनी कॉस्ट लगी और मेरी टोटल कॉस्ट इतनी लग गई। इसे हम कहेंगे कॉस्टिंग। जो रफ पेपर पे उसने सारा काम किया ना, वो उसने कॉस्टिंग की है। पूरी अपनी कॉस्ट को बाइफरगेट किया है कि इस सामान पे इतना इतना मुझे लग गया, टोटल इतना लग गया, उसे हम कहेंगे कॉस्टिंग। उसके बाद उसने क्या किया, वो जो उसने जो रफ पेपर पे वो सारा काम कर लिया ना, अगर उस रफ पेपर को आप प्रॉपर फॉर्मेट्स में, प्रॉपर टेबल्स में बना लोगे, जैसे हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में बताया जाता है, पूरे टेबल्स बना लो, फॉर्मेट बना लो, कॉस्ट शीट बना लो, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं उसे। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले जो भी किसी चीज़ के प्राइस को हम क्या कहते हैं? किसी चीज़ के प्राइस को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। जो उसे डिफरेंट कॉस्ट लगी, उसने एक कॉपी पे, एक रफ कॉपी पे लिस्ट बना ली कि ऐसे ऐसे मुझे कॉस्ट लगी, बाइफरगेशन कर ली, कॉस्ट की टोटल कॉस्ट बता दी, इसे हम क्या कहते हैं? कॉस्टिंग कहते हैं। और उसने अगर ये जो रफ लिस्ट बनाई है ना, इसे प्रॉपर फॉर्मेट्स में बनाता, टेबल्स में बनाता, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाता, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं हम उसे। ठीक है, अब ना ठीक है, उसने पेंट पूंट करवा लिया, घर में बैठा हुआ था, दिवाली आई, उसके फ्रेंड्स आए मिलने के लिए। उसका एक फ्रेंड था श्याम, उसने आके बोला कि भाई देख, ये तूने पेंट तो करवा लिया ना, पर तूने बहुत महंगा पेंट करवा लिया यार, इतना महंगा पेंट, तू तो सस्ते में करवा सकता था, तो मेरे से एक बार बात तो करता, मैं तेरे 10,000 रुपये कम करवा देता। तो राम कहता है अच्छा कैसे, बता मेरे को। तो उसने ना कहा तो अपनी हिसाब वाली कॉपी लेके आ, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे करता। तो वो अपनी उसने रफ कॉपी पे सारी वो बनाई थी ना, कितना कितना पैसा लगा, वो उसने जाके शाम को दिखा दी। तो शाम ने कहा कि देखिए ये जो रेड कलर है ना, तूने रेड कलर यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 का, सॉरी ये रेड कलर तूने लिखा हुआ है 10,000 का, ये मेरे को तो कहता ना, मैं यही तेरे को 5,000 में दिलवा देता और तेरा यहाँ पे 5,000 सेव कर देता। फिर उसने बोला ये जो तूने वाइट पेंट बोला है ना, ये वाइट पेंट लेने की तो ज़रूरत नहीं थी, हम 2-4 कलर को मिक्स करते उससे वाइट पेंट बन सकता, तो मुझे बताता, मैं उन वर्कर्स को बता देता, या मैं अपने वर्कर्स लगवा देता। ऐसे करके ना उसने सारा बता दिया कि ऐसे ऐसे तेरी कॉस्ट कम लग सकती थी। तो ये जो उसने आपकी कॉस्ट को देख के, कॉस्ट प्रेजेंटेशन जो आपने की हुई है उसे देख के, अपने मेथड्स लगा के, अपना दिमाग लगा के, टूल्स एंड टेक्निक्स लगा के आपकी कॉस्ट कंट्रोल करवाने की कोशिश की, आपकी कॉस्ट रिडक्शन करवाई, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, आई होप आपको ये चारों टर्म्स के मतलब क्लियर होंगे। अभी एक बार हम इसे टेक्स्ट से पढ़ लेते हैं। कॉस्ट मतलब cost is defined as the expenditure incurred on or attributable to a given product or service। कॉस्ट एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी सर्विस के ऊपर इंकर किया होता है। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द रिसोर्स दैट हैव बीन सेक्रीफाइज्ड और मस्ट बी सेक्रीफाइज्ड टू अटेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। इसे आप ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब आप एक ऐसा रिसोर्स सेक्रीफाइस कर रहे हो, या तो सेक्रीफाइस कर दिया है, या तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो सेक्रीफाइस करोगे किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। आपने अपने पेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपना मनी नाम का रिसोर्स सेक्रीफाइस किया ना। आपने जब अपना पेंट ये खरीदा तो आपने कुछ मनी दी, आपके पास ये मनी रिसोर्स था, आपने ये सेक्रीफाइस किया, तभी तो आपको ये पेंट मिल पाया ना। तो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब आप कुछ अपना रिसोर्स सेक्रीफाइस करते हो तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट। जो अपना रिसोर्स सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, उसे कहते हैं हम कॉस्ट।
In other words, cost is the amount of resources used for something which must be measured in terms of money. किसी रिसोर्स की ऐसी अमाउंट जिसे हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकें. अब सोचो, जो आप ये पेंट लेके आए हो ना, ये रेड कलर का पेंट लेके आए हो आप, इसके बदले ना आपने उसे कुछ राइस दिए हैं. ठीक है, बार्टर सिस्टम आप जानते थे. इसके बदले इसने आपको कुछ राइस दिए और आप उसके बदले पेंट लेके आए हो. तो ये जो आपने किया, आपके इस राइस को मनी के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं ना, मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं ना. तो आपने जो अपना रिसोर्स सेक्रीफाइस किया विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉस्टिंग. It is a method and technique of calculating cost of a product or service. किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड या टेक्निक यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्टिंग. ठीक है, अब देखो, हम इस चैप्टर में डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, उससे हमें समझ आ जाएगा कॉस्टिंग क्या होता है, ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा. अभी आपने क्या देखा कि उसने ना एक शीट बनाई थी, कॉस्ट शीट बनाई थी, जिससे उससे टोटल कॉस्ट पता चल गई. तो ये उसका एक मेथड था ना कॉस्ट कैलकुलेट करने का. तो ये हो गया हमारा कॉस्टिंग. जिस मेथड या टेक्निक से हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकें उसे हम कहते हैं कॉस्टिंग. नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग. इट मीन्स क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस. अच्छा, ये जो मैंने कॉस्टिंग बताया ना, इसमें आप अपने सिलेबस में कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ने वाले हो? प्रोसेस कॉस्टिंग. मतलब आप अगर कोई प्रोसेस कर रहे हो तो उस प्रोसेस की क्या टेक्निक, उस प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करने की जो टेक्निक होती है ना, उसे हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग. फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ने वाले हो कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस बिल्डिंग की कॉस्ट को आप कैलकुलेट कैसे करोगे? वो आप किससे कैलकुलेट करोगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से कैलकुलेट करोगे. तो वो आपकी कॉस्टिंग की टेक्निक्स आने वाली हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग. इट मीन्स क्लासिफिकेशन. कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने आपको क्या बताया, जो आपने कॉस्टिंग की है ना, ये आपने पूरी कॉस्टिंग की है, जब आप इसे प्रॉपर फॉर्मेट्स में प्रेजेंट कर दोगे तो वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाएगी. तो इट मीन्स क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस. जो आपने इनकम एंड एक्सपेंसेस किए हैं उसे रिकॉर्ड करना, उसे समराइज करना, उसे क्लासीफाई करना ऑन डेली बेसिस, सो दैट कॉस्ट में बी कैलकुलेटेड, ताकि कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें. एंड कॉस्ट रिपोर्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. उसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? इट मीन्स यूजिंग द प्रिंसिपल्स, मैथड्स, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग. कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स, मैथड्स, टेक्निक्स को यूज़ करना फॉर कॉस्ट रिडक्शन एंड वेरियस मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. ठीक है, ये चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी. इसके बाद हम अपना डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कॉस्ट शीट. जो कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी रहने वाली है ना, उसे मैं सेपरेट एक लास्ट में वीडियो लेके आऊँगी, 3-4 आवर्स की जितनी भी बनेगी, उसमें हम अपना पूरा थ्योरी कवर कर लेंगे. अभी हम अपने प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं. रिस्पेक्टिव चैप्टर्स की जितनी थ्योरी आएगी वो मैं छोड़ती जाऊँगी. जितना आपको प्रैक्टिकल समझने के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट होगी मैं उतनी करवाऊँगी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो थ्योरी नहीं करके जाते हैं, प्योर प्रैक्टिकल करके जाते हैं. तो इसीलिए मैं अभी थ्योरी बीच में नहीं डालूंगी, थ्योरी अलग से करवा दूंगी. ठीक है, तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉस्ट शीट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट्स द वेरियस कॉस्ट इंकर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस इन अ टेबुलर फॉर्म. जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट इंकर की है, उस कॉस्ट को जब आप एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो उसे हम कहते हैं कॉस्ट शीट. ठीक है, इट डिटरमाइंस द टोटल कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल एक्सपेंडिचर किए हैं ये उसे रिकॉर्ड करती है along with the cost incurred on each unit of product or service in a particular period. आपने जो सिंगल यूनिट प्रोडक्ट की एक सिंगल यूनिट पे जो खर्चा किया ना वो भी ये बता देती है. मतलब कॉस्ट की बाइफर्गेशन भी बताती है और टोटल कॉस्ट भी बताती है कॉस्ट शीट. अभी ना आपको कॉस्ट शीट में कुछ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे. अब मैं आपको कॉस्ट शीट की बात कर रही हूँ ना, मैंने आपको बताया ना कॉस्ट क्या होता है. अब कॉस्ट के ना बहुत सारे एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है. मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगी. उससे पहले आप समझो 2 तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट. 2 तरह की कॉस्ट होती है. ठीक है,
कॉस्ट क्या होती है? सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया, किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को अचीव करने के लिए जो रिसोर्स आप सेक्रीफाइस करते हो उसे हम कहते हैं कॉस्ट। ठीक है, अब कॉस्ट दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? इफ अ कॉस्ट कैन बी असाइंड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट in an economically feasible way, it shall be termed as direct to that cost object। अच्छा, अगर आप नॉर्मल डेफिनेशन देखते जाओगे ना तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की यही डेफिनेशन बताई जाती है। जो कॉस्ट प्रोडक्ट को डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है, मतलब जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली हम चार्ज कर सकते हैं ना, जो कॉस्ट, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, और जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते हैं उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। बट आपको सिर्फ इतना बता देने से आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, आप यही समझते रह जाओगे कि मैम कौन सी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जांपल से बताती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। हम लेते हैं एक पेन की एग्जांपल। अब देखो, अपना पेन आपने हाथ में पकड़ा होगा, उस पेन को ध्यान से देखो एक बार। वो पेन ना आपको चीख चीख के बता रहा है कि आपकी डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है और आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है। एक बार पकड़ो उस पेन को अपने हाथ में और उसे गौर से देखो, और अब अपनी स्क्रीन पे देखो। इस पर क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट। अब आप जब आप पेन देख रहे हो ना, अब इस पेन के लिए ये जो मटेरियल लग रही है, ये लग रहा है ना प्लास्टिक लग रही है, ये रिफिल लग रही है, ये स्प्रिंग लग रही है, ये जो भी है ये लग रहा है पेन को बनाने के लिए, ये मेटल का कुछ लग रहा है, जो भी ये सामान लग रहे हैं, ये एक पेन को बनाने के लिए आप बता सकते हो ना कितनी प्लास्टिक लगी है? बता पा रहे हो ना? आपने जो पेन पकड़ा है उस पेन को देखो, आप बता सकते हो ना इस पेन को बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक लगी है, कितना रिफिल लगा है? एक रिफिल लगा है इस पेन को बनाने के लिए, आप बता पा रहे हो, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। बट अब वही देखो, उस पेन को किस में बनाया गया होगा? मशीन में बनाया होगा। उस मशीन में पेट्रोल लगा होगा, तेल लगा होगा, पेट्रोल कह रही हूँ, उस मशीन में तेल लगा होगा, डीजल लगा होगा, जो भी लगा होगा उस मशीन में। अब आप क्या बता सकते हो उस ऑयल की वो कितना ऑयल एक पेन को लगा है? नहीं बता सकते ना। ये आपके पास पेन है, इस पेन पे आप बता सकते हो कि ये जो प्लास्टिक लगी है ये कितनी लगी है, जितनी भी प्लास्टिक लगी है बता सकते हो एक पेन को कितनी लगी है। या प्लास्टिक छोड़ो, ये आपके पास पेन है, क्या आप बता सकते हो इसमें रिफिल कितनी लगी है? एक रिफिल लगी है मैम, और एक रिफिल हमें पड़ी थी 5 रुपये की, तो हमने बता दी ना कॉस्ट, ये होगी डायरेक्ट कॉस्ट। बट ये पेन ना एक मशीन से होकर निकला था, उस मशीन में मशीन ऑयल डला था। अब आप बता सकते हो कि एक पेन में कितना मशीन ऑयल लगा? ये मशीन ऑयल ना मुझे 1000 रुपये का पड़ा था टोटल, और इस मशीन में से ना मैंने 2000 पेन निकाले हैं, और अभी भी मशीन ऑयल चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, फिर से पता नहीं कब बीच में डलेगा। तो आप बता सकते हो एक पेन के लिए आपने कितना मशीन ऑयल यूज़ किया है? नहीं बता सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। आपको ये दिख रहे हैं वर्कर्स, ये कुछ कर रहे हैं ना, ये सोच लो ये पेन बना रहे हैं, ठीक है। मुझे इमेज नहीं मिली तो मैंने यही लगा ली, आप सोच लो ये पेन बना रहे हैं, ठीक है। आप बता सकते हो ना एक वर्कर ने कितना टाइम स्पेंड किया। आप ये बता सकते हो ना कि एक वर्कर को कितनी वेज मिली एक पेन के लिए। कैसे बता सकते हो? आप देखोगे एक वर्कर ने कितने पेन्स बनाए, सोचो आप पर पेन वर्कर को वेज देते हो 2 रुपीज़, ठीक है। 1 पेन के लिए आप वर्कर को वेज देते हो 2 रुपीज़। वर्कर ने बनाए 20 पेन, तो 20 × 2 40 वर्कर को जाएगा। तो आप बता सकते हो ना आपने एक पेन के लिए वर्कर को कितना दिया। एक पेन पे वर्कर की कॉस्ट कितनी आई? 2 रुपये, ठीक है। आपने डायरेक्टली बता दिया ना कि एक पेन पे वर्कर की कॉस्ट आई 2 रुपये, डायरेक्टली आपने बता दिया। बट वहीं पे फैक्ट्री के बाहर ना जहाँ पे वर्कर्स पेन बनाते हैं, एक वॉचमैन खड़ा था। उस वॉचमैन को हम मंथली देते हैं 30,000 रुपीज़। अब आप क्या बता सकते हो वॉचमैन की कितनी सैलरी एक पेन पे लगी है? नहीं ना बता सकते। फैक्ट्रीज में क्या पता कितने पेन्स बन रहे हैं, आप कैसे बता दोगे कि वॉचमैन की सैलरी एक पेन को कितनी गई है? आप नहीं बता सकते हो। तो ये हमारी होगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो एक पेन में कितनी इंक लगी है, क्या आप बता सकते हो ना?
बता सकते हो ना कितने रुपए की आपके एक पेन में इंक लगी है? आपको ये जो इंक पॉट पड़ा है ना, ये आपको इंक पॉट पड़ा है 20 रुपीज़ का। और और इस 20 रुपीज़ के इंक पॉट से ना, 1 मिनट, ये आपको जो इंक पॉट पड़ा है ना, ये आपको पड़ा है 20 रुपीज़ का, ठीक है। और एक इंक पॉट से ना आप 20 पेन्स बना सकते हो। तो आप एक पेन को कितनी कॉस्ट पड़ी है बता सकते हो ना? 1 रुपये। एक पेन को कितनी कॉस्ट पड़ रही है? 1 रुपये कॉस्ट पड़ रही है इंक की। अब ना फैक्ट्री चल रही है, तो मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ रहा है। देखो ये परेशान हो गया, कितना ज़्यादा बिल आ गया इसको। तो एक पेन आप जब आपकी फैक्ट्री चल रही है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी लग रही है। अब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है 10 लाख रुपए। तो आप क्या बता सकते हो कि एक पेन को कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा? नहीं बता सकते हो। तो यही डिफरेंस है डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट में। जो आप बता सकते हो कि एक प्रोडक्ट, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस को कितनी कॉस्ट चार्ज करनी है, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। और जो आप नहीं बता सकते हो, प्रोडक्ट को डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। इफ अ कॉस्ट कैन बी असाइंड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फीजिएबल वे, इकोनॉमिकली फीजिएबल वे में हम एक यूनिट को जो कॉस्ट एट्रीब्यूट कर सकें, इट शैल बी टर्म्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। इफ अ कॉस्ट इज नॉट आइडेंटिफिएबल एज अ डायरेक्ट कॉस्ट, देन इट इज रेफर्ड टू एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। ये आपको समझ आ गया? 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है। अब हमें देखना है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? हमने कॉस्ट पढ़ा, व्हाट इज कॉस्ट, 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ा हमने। फिर अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक होती है हमारे पास मटेरियल कॉस्ट, एक होती है हमारे पास लेबर कॉस्ट, एक होती है हमारे पास एक्सपेंसेस। 3 तरह की कॉस्ट हो सकती है। मटेरियल के ऊपर आप कॉस्ट कर सकते हो, लेबर के ऊपर आप खर्चा कर सकते हो, और कुछ इधर उधर के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, है ना, यही मेजर होते हैं। अब मटेरियल में भी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हो सकती है। मटेरियल की कॉस्ट मतलब मटेरियल खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो आपको अब कॉस्ट लगी है। अब मटेरियल की भी तो 2 तरह की कॉस्ट हो सकती है। यहाँ पे हमने देखा ना, एक आपका डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है और एक आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है ना। उसके बाद लेबर पे भी खर्चा लग सकता है आपका, वर्कर्स के ऊपर। वर्कर्स के भी 2 तरह की कॉस्ट हो सकती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये देखो, एक आपके डायरेक्टली वर्कर्स हो सकते हैं कि इनडायरेक्ट वर्कर्स की हो सकती है ना। उसी तरह से अगर देखा जाए तो एक्सपेंसेस भी, जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है वो भी 2 तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर ये देखा जाए एक्सपेंसेस, तो ये थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था, बिल, है ना। समझ आ गया आपको? ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब बेटा अगर आप सारी डायरेक्ट वाली चीज़ों को मिला दोगे ना, तो आपकी निकल के आएगी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। क्या बोला मैंने? अगर आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला दोगे ना, तो आपका निकल के आएगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। और वहीं अगर आप इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला दोगे, तो आपका निकल के आएंगे ओवरहेड्स, ठीक है। इन्हें नाम दिया गया है। डायरेक्ट कॉस्ट को मिला के बनती है प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को मिला के बनती है ओवरहेड कॉस्ट। फिर आगे ओवरहेड कॉस्ट को भी बाइफरगेट किया गया है। प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब देखो, एक तो आपके प्रोडक्शन ओवरहेड लग सकते हैं, फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट लग सकती है ना, मैंने आपको दिखाया, ये मशीन ऑयल, ये वॉचमैन की सैलरी, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये फैक्ट्री के अंदर सारे लग रहे थे ना। तो ये आपके प्रोडक्शन के ओवरहेड्स हो सकते हैं। एक आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपके जो मैनेजमेंट बैठी हुई है उसे भी तो सैलरी जाएगी। आपके CA, CS, CMAs बैठे हुए हैं, उन्हें भी तो सैलरी जाएगी। ऊपर एम्प्लॉयज़ बैठे हैं जो कि दूसरा काम करते हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैंडल करते हैं, उन्हें भी तो सैलरी जाएगी ना। वर्कर्स मतलब जो फैक्ट्री के अंदर डाउन पे काम कर रहे हैं, पर उनसे ऊपर एक ऑफिस में बैठ के भी तो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्हें भी तो खर्चा जाएगा। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो सकता है ना। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स।
सेल्स करने में आपको जो खर्चा लग गया, सेल्समैन को दिया, गोडाउन एक्सपेंसेस लग गए, जो आपने सेल्स स्टाफ रखा है वहाँ पे सैलरीज गई, सेलिंग ओवरहेड्स भी हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी अलग से लग सकते हैं, आपको ट्रक के ओवरहेड्स लगे हैं, आपको कुछ भेजना पड़ा अपने गोडाउन्स तक भेजने के लिए, आपको ट्रक्स लगे हैं, आपको वो ट्रक्स को चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ लगे हैं, जो भी लगे हैं, ड्राइवर्स लगे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आज एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। एलिमेंट हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कॉस्ट की 2 टाइप्स पढ़ी, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। फिर हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़े। मेन 3 एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के, कहाँ कहाँ पे मेनली खर्चा लगता है, मटेरियल पे, लेबर पे एंड एक्सपेंसेस पे खर्चा लगता है। अब हर कॉस्ट 2 तरह की होती है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट को जोड़ दोगे तो आपकी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी, इनडायरेक्ट को जोड़ दोगे तो आपकी ओवरहेड कॉस्ट बन जाएगी। अब ओवरहेड कॉस्ट भी आगे 3 तरह की होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी तो पता होना चाहिए। अब आप बैलेंस शीट बोल रही हूँ, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। अब आपने पढ़ लिया कि कॉस्ट शीट होती है, मतलब हमें अपनी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करना है। अब क्या कॉस्ट को कुछ भी रिप्रेजेंट कर दोगे, कैसे भी रिप्रेजेंट कर दोगे? एक कंपनी बोलेगी मैंने यहाँ पे ऐसे कॉस्ट शीट बनाई है, यहाँ पे आपने कुछ भी खर्चे लिख रही है और यहाँ पे लिख दिया है। दूसरी कंपनी बोलेगी कि मैंने तो भाई अपनी ऐसे कॉस्ट शीट बनाई है। कोई भी पर्टिकुलर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट तो होना चाहिए ना, जिससे आपके कंपैरिजन करना इजी हो जाए। तो हमें भी एक फॉर्मेट दिया गया है कॉस्ट शीट का, जो जनरल प्रैक्टिस में है। ठीक है, क्या फॉर्मेट है, हमारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मेट है? सबसे पहले आपको लिखना होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसमें आपको ऐड करना है डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट वाली तीनों चीज़ें आ गई ना, ये देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला दोगे तो क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। बोला था ना मैंने ऊपर ही। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला दोगे तो आपकी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहले वही हमें लिखना है। बट डायरेक्ट लेबर तो चलो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में गिवन होगा, बट जो डायरेक्ट मटेरियल है ना, वो हमें समटाइम्स निकालना पड़ता है। तो वो कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट चार्जेस रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। ऐसे हमारा निकलेगा डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का क्या मतलब होता है? मतलब जितना रॉ मटेरियल मैंने प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम कर लिया है ना, नाम से समझो ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब जितना रॉ मटेरियल मैंने प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम कर लिया। अगर आप इसे अच्छे से समझोगे ना तो ये आपके लिए एकदम नॉर्मल सी बात हो जाएगी। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब जितना रॉ मटेरियल मैंने प्रोडक्शन करने के लिए कंज्यूम कर लिया, यूज़ कर लिया। अब देखो, अब ये है मेरे पास एक सोच लो ट्रे है ये मेरे पास। ठीक है, पिछले साल ना मैंने कुछ रॉ मटेरियल ख़रीदा था और कुछ रॉ मटेरियल लगा और बाकी रॉ मटेरियल बच गया। सोचो 10 kg रॉ मटेरियल बच गया, तो ये इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो गया ना, है ना। पिछले साल का उठ के जो इस साल आ रहा है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया ना। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 10 किलो। ठीक है, इस साल भी हमने कुछ परचेजेस की, 20 किलो इस साल भी हमने परचेज किया, न्यू रॉ मटेरियल परचेज किया 20 किलो। फिर ना हमने सोचा कि इस साल ना थोड़ा रॉ मटेरियल बचाया जाए ताकि अगले साल ना कुछ रॉ मटेरियल हमें एमरजेंसी के टाइम अगर पड़ जाए तो यूज़ कर सकें। तो हमने बचा लिया अपना कुछ रॉ मटेरियल, 10 kg हमने रॉ मटेरियल बचा लिया। ठीक है, 10 किलो रॉ मटेरियल हमने बचा के रखना है। हमने इतना बोल दिया कि हमें 10 किलो रॉ मटेरियल बचा के रखना है। अब ये देखो, ये था ओपनिंग स्टॉक, ये परचेजेस और ये था हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। सॉरी, तो हमने, ये था ओपनिंग स्टॉक, ये था क्लोजिंग स्टॉक और सॉरी परचेजेस और ये था क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने इस साल यूज़ कितना किया मेरे को ये बताओ।
तो इस साल हमने यूज़ कितना किया, ये 10 किलो यूज़ किया पिछले साल का। परचेजेस वाला यूज़ किया, परचेजेस वाला पूरा नहीं यूज़ किया होगा ना, परचेजेस वाले में से 10 किलो तो बचा लिया ना। ये देखो ओपनिंग था हमारे पास 10 किलो, ऊपर से हमने परचेज कर लिया 20 किलो, टोटल कितना हो गया हमारे पास इस टाइम हमारे हाथ में है रॉ मटेरियल 30 किलो हमारे हाथ में पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल। अब हमने सोचा कि इसमें से ना हम 5 किलो बचा के रख देते हैं अगले साल के लिए, तो माइनस कर देंगे ना वो 5 किलो, ये हमने यूज़ ही नहीं किया है, तो कितना बचा हमारे पास 25 किलो। तो हमने यूज़ कितना किया 25 किलो, दैट इज़ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। समझे, ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा है प्लस जितनी हमने इस साल परचेजेस की उसमें हम लेस करेंगे ना बेटा, जो क्लोजिंग स्टॉक हमें रखना है, क्योंकि वो तो हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, वो तो क्लोजिंग स्टॉक है, तभी तो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकलेगा। अगर तो आपको ये समझ आ गया तो वेल एंड गुड, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ आया तो वीडियो बैक करके थोड़ा सा पीछे करके देख लो, समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो फिर आप लर्न कर लो, नो प्रॉब्लम। ये 3 तो आपको क्लियर हो गए। उसके बाद है ऐड डायरेक्ट चार्जेस रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। समटाइम्स ना कुछ डायरेक्ट चार्जेस होते हैं जो रॉ मटेरियल के रिलेटेड होते हैं, जस्ट लाइक फ्रेट आपने पे किया है रॉ मटेरियल गोडाउन तक लाने के लिए, तो वो वाले आपको चार्जेस भी ऐड कर लेने हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस करोगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा, मैंने आपको बोला था। डायरेक्ट वाली चीज़ें प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको इस प्राइम कॉस्ट में, अब आपके डायरेक्ट वाली हो गई ना चीज़ें, अब आपके पास क्या बचे हैं, ओवरहेड्स बचे हैं। ऊपर मैंने आपको दिखाए थे ना कितने ओवरहेड्स थे हमारे पास, 1 2 3 4। अब ये 4 ओवरहेड्स भी तो प्लस करने हैं, तभी तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आएगा। कॉस्ट शीट बनाने का मेन मुद्दा क्या है, टोटल कॉस्ट हमें चाहिए, तो अभी इन्हें धीरे धीरे करके प्लस करते हैं। कैसे प्लस करेंगे इन्हें भी देख लेते हैं। अभी हमारे पास प्राइम कॉस्ट तो निकल के आ गई, ठीक है। अब इस प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले गुड्स फैक्ट्री में बनते हैं ना, तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन ओवरहेड ही ऐड कर लेते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करने वाले हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करने वाले हैं। जब हम प्राइम कॉस्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्क्स कॉस्ट। क्या कहते हैं, वर्क्स कॉस्ट। मेरे साथ साथ एक बार बोलिए। सबसे पहले हमने निकाला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें हमने प्लस किया डायरेक्ट लेबर, उसमें प्लस किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या आ गया हमारे पास, प्राइम कॉस्ट। उसमें हमने क्या प्लस किए, प्रोडक्शन ओवरहेड, क्या आ गया हमारे पास, वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। नेक्स्ट क्या है, अब इस वर्क्स कॉस्ट में ना आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो आपके पास आ जाएगी एडजस्टेड वर्क्स कॉस्ट। अब आपको मैंने ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट समझाया ना, वही यहाँ पे यूज़ होगा। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब उनके ऊपर वर्क चल रहा था, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क चल रहा था, ठीक है। ये पिछले साल ना एक पेन था, हमारी पेन की फैक्ट्री चल रही है ना, ये ना एक पेन था पिछले साल, इसके अंदर ना सारा काम हो गया था, निब वगैरह सब लग गई थी, बट इसके अंदर ना रिफिल नहीं डला था, रिफिल डलना रह गया था इस पेन के अंदर। तो वर्क इन प्रोग्रेस है ना इसके ऊपर अभी वर्क चलना है, इसके अंदर रिफिल डलना रह गया है। पर पिछले साल की हमने प्रोडक्शन वहीं पे रोक दी थी, मे बी और डिमांड नहीं होगी तो हमने पिछले साल की प्रोडक्शन वहीं पे रोक दी थी, ठीक है। तो पिछला साल मतलब ख़त्म हो गया था। तो अभी जब इस ईयर में आए, हम नेक्स्ट ईयर में आए जब, तो ये पेन भी तो उठ के नेक्स्ट ईयर में आया ना। अब ये पेन के अंदर जो रिफ़िल के काम पड़ा था वो इसी ईयर में आके हम इसके अंदर रिफ़िल डालेंगे ना, तो ये रिफ़िल की कॉस्ट इसी ईयर की है ना, बाकी कॉस्ट नहीं है इस ईयर की, बट रिफ़िल की कॉस्ट इस ईयर की है ना। तो ऐड करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, रिफ़िल की कॉस्ट हमने ऐड की, बाकी पेन की अभी तक हमने ऐड नहीं किया, याद रखना, ठीक है। रिफ़िल की कॉस्ट हमने ऐड किया अभी तक, उन्होंने बोल दिया लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। मतलब जो जैसे हमारा पिछले साल पेन रह गया था ना, ऐसे पेन बन गया था, बस उसमें रिफ़िल डालना रह गया था हमारा, तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसा अगर कोई आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा बना है बाकी रहता है अभी बनना, तो उसकी कॉस्ट को आप इसी ईयर मत ऐड करो, जिस ईयर आपका वो प्रोडक्ट पूरा का पूरा बन जाएगा पूरी की पूरी कॉस्ट ऐड कर लेना। ये भी सही बात है ना, आधी आधी करके क्यों हम झंझट ले, उन्होंने बोला पूरी की पूरी ऐड कर लेना अगले साल। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को लेस करना है, ठीक है, लेस कर दिया। अभी हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP था जो ये पेन था, इसकी सिर्फ
ओहो एक मिनट, जो ये पेन था इसकी सिर्फ रिफ़िल की कॉस्ट हमने ऐड की थी ना, और तो कोई भी कॉस्ट नहीं थी हमने ऐड की। बट जब इन्होंने बोल दिया कि आप क्लोजिंग स्टॉक इस साल से माइनस कर लो, अगले साल में प्लस कर लेना, तो हमें फिर इस साल ये ओपनिंग स्टॉक की पूरी की कॉस्ट लेनी चाहिए ना। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? एक बार मैं फिर से बताती हूँ। जब हमारे पास वर्क्स कॉस्ट आ गई, उन्होंने बोला उसमें लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। मतलब मेरे पास कुछ पेन था, जो पेन इस साल आधा बना, मतलब ये इतना पेन बना, इसमें रिफ़िल डालना तो रह गया, इसमें मैंने रिफ़िल नहीं डाला, तो ये मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP हो गया ना। कि वर्क इन प्रोग्रेस है ना, इसके ऊपर वर्क चलना है, पर अभी तक मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा साल ख़त्म हो गया। तो उन्होंने बोला कि इसकी कॉस्ट को मत ऐड करो, इसकी कॉस्ट को आप माइनस कर दो, क्योंकि जिस साल ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए उस साल इसकी कॉस्ट को आप प्लस करना, अभी मत करो, आप क्यों आधे आधे के झंझट ले रहे हो। हमने कहा ठीक है। तो फिर जब ये जो पेन है ये आधा रह गया, हमने इसकी कॉस्ट नहीं ऐड की, जब ये अगले साल आया, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक बना, तो अगले साल हमने इसमें रिफ़िल डाला, ये पूरा 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 प्रोडक्ट बन गया, तो इसकी पूरे की कॉस्ट को हमें ऐड करना है। तो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट को हमें ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट को हमें लेस करना है। लॉजिक समझ आया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो रट्टा मारो। वर्क्स कॉस्ट में हमने ओपनिंग स्टॉक प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक लेस किया, तो हमारे पास क्या आ जाती है? एडजस्टेड वर्क्स कॉस्ट। एडजस्टेड वर्क्स कॉस्ट आई ना हमारे पास। अब उसमें हमें ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। स्टेशनरी, प्रिंटिंग, जो ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी लगी है, ऑफिस अप्लायंसेस का खर्चा लगा है, जो सैलरीज दी हैं वो। अच्छा बच्चे, दो टर्म्स होती हैं, सैलरी एंड वेजेस। जो वेजेस होती है ना वो अक्सर वर्कर्स को दी जाती हैं, और सैलरी होती है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को दी जाती है। तो जहाँ पे आपको सैलरी दिखे ना वो आपकी डायरेक्ट लेबर है, और जहाँ पे आपको वेजेस दिखे ना वो आपकी डायरेक्ट लेबर है, और जहाँ पे आपको सैलरी दिखे ना वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। समटाइम्स आपको क्वेश्चन में दिया होता है सैलरी एंड वेजेस, एंड समटाइम्स दिया होता है वेजेस एंड सैलरी। जहाँ पे आपको सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है ना, वहाँ पे आपको क्या देखने हैं? आपको पहले वाले वर्ड देखने हैं। पहले वर्ड में सैलरी दिया है, मतलब कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा। अगर पहले वाले में वेजेस दिया है तो ये किस में जाएगा? फिर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट में जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी हम अपनी एडजस्टेड वर्क्स कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लग गई। फिर इसमें भी आपको ऐड लेस करना है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, जो फिनिश्ड गुड्स है। पहले आपने वर्क इन प्रोग्रेस का लिया था ना, बट अब आप किसका लोगे? फिनिश्ड गुड्स का। फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस कर दोगे और ओपनिंग स्टॉक आप प्लस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें आप ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो सेल्स आ जाएगी। नॉर्मल सा फॉर्मेट था कॉस्ट शीट का। एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ा हमने सबसे पहले हमें डायरेक्ट वाली चीज़ों को प्लस करके अपना लेके आना है प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट वाली चीज़ें कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट चार्जेस रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल निकल गया। उसमें डायरेक्ट लेबर प्लस किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस किया, हमारे पास आ गई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हमने प्लस किया प्रोडक्शन ओवरहेड, तो हमारे पास क्या आ गई? वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में हमने प्लस किया ओपनिंग स्टॉक, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो हमारे पास क्या आ गई? एडजस्टेड वर्क्स कॉस्ट। उसमें हमने ऐड किया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो हमारे पास क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हमने ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो क्या आ गई हमारे पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें ऐड किया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें ऐड किया प्रॉफिट, तो हमारे पास आ गई सेल्स। ये हमारा हो गया कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। आपको क्या करना है? यहीं पे वीडियो को पॉज करना है, बंद कर देना है वीडियो को, रफ कॉपी खोलनी है और आपको ये फॉर्मेट बिना देखे लिखना है। फिर आपको चेक करना है,
फिर आपको देखना आपकी कहाँ पे मिस्टेक रही, आपको मेरी सारी बातें दिमाग में सोचते सोचते फॉर्मेट लिखना है, फिर आपको चेक करना है कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक रह गई है। फिर से आपको अपनी मिस्टेक को एक बार अच्छे से फॉर्मेट को देखना है, फिर से आपको दोबारा रफ कॉपी पे अपना फॉर्मेट बनाना है। जब तक आपका फॉर्मेट एकदम सही ना हो जाए आपको ये अपनी वीडियो आगे नहीं चलानी है। बेटा फॉर्मेट आना बहुत ज़रूरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन क्रक्स इस फॉर्मेट में है, ठीक है। जब आपका फॉर्मेट हो जाएगा तो आपको वीडियो फिर से दोबारा स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अभी आई होप आपका फॉर्मेट हो गया होगा। अभी हम चलते हैं इस फॉर्मेट के बाद, इस फॉर्मेट की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, अपने मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन सेकंड करते हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए रखते हैं। बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट में उन अमाउंट्स को डालना है, एक बार उसे हम देख लेते हैं। हम मॉड्यूल की सेकंड इलस्ट्रेशन से अपने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को रिवाइज करते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहे हैं, MNQP LLP submits the following information on 31st March 2022 based on the given data. Prepare a statement of cost. आपको कॉस्ट शीट बनानी है, आपको 31st March 2022 का डेटा प्रोवाइड करवा दिया उन्होंने। सेल्स फॉर द ईयर दे रखी है हमें 2,75,000। इन्वेंट्री एट द बिगनिंग दे रखी है फिनिश्ड गुड्स की, मतलब ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको फिनिश्ड गुड्स का एंड वर्क इन प्रोग्रेस का। परचेजेस ऑफ द मटेरियल फॉर द ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है। डायरेक्ट लेबर दे रखी है, फैक्ट्री ओवर दे रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है, जिसमें से 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अच्छा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 60% करोगे तो वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट निकल आएगा। फिर इन्वेंट्री दे रखी है एट द एंड फिनिश्ड गुड्स की और WIP, मतलब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है फिनिश्ड गुड्स का भी और वर्क इन प्रोग्रेस का भी। अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर है, सेलिंग एक्सपेंसेस है 10% ऑफ द सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 5% ऑफ द सेल्स। वीडियो को पॉज करके आपको अपने मॉड्यूल से ये क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करना है। अभी हम सबसे पहले अपना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एक बार रिवाइज करते हैं, उसे बनाते हैं, पूरा फॉर्मेट बनाते हैं। भले सारी आइटम्स नहीं डलेंगी पर अगर हम पूरा फॉर्मेट बनाएंगे तो हमारा फॉर्मेट भी साथ में रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना था यहाँ पे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करेंगे उसमें परचेजेस, जो भी रॉ मटेरियल आपने इस ईयर में परचेज किया है, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और हमें एक चीज क्या ऐड करनी थी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्जेबल टू रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्जेबल टू रॉ मटेरियल वाले हमें लेने हैं, अलग से जो दूसरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में लेंगे, है ना। यहाँ पे रॉ मटेरियल हमने लिखा है। सेकंड इसमें क्या ऐड करना था, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वाली चीजें हमें ऐड करनी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आ जाएगा हमारा, प्राइम कॉस्ट। यहां तक हमने किया था, डायरेक्ट वाली सारी चीजें प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। उसमें हमें क्या ऐड करना था प्राइम कॉस्ट में, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क्स कॉस्ट। फिर उसमें हमें क्या ऐड करना था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस करना था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो क्या आ जाता हमारे पास, एडजस्टेड वर्क्स कॉस्ट। यहां तक हमने किया था। उसके बाद हमें ऐड क्या करने थे अपने प्रोडक्शन के बाद, उससे ऊपर हाई लेवल कौन सा आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। फिर हमने क्या ऐड करना था इसमें,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस करना था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें आप क्या ऐड करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें आप ऐड कर लोगे प्रॉफिट, तो आपके पास आ जाएगा सेल्स। ये हमारी होगी कॉस्ट शीट। अच्छे से एक बार रिवाइज, आपको भी ऐसे एक बार अपनी कॉस्ट शीट रिवाइज कर लेनी है। उसके बाद हम जाएंगे दोबारा अपने क्वेश्चन पे और सारी वैल्यूज बस इसमें पुट करते जाएंगे। हमारे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी रिवाइज हो जाएगा और एक इलस्ट्रेशन भी हो जाएगी। अब ये हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें सबसे पहले क्या वैल्यू दे रखी है, सेल्स फॉर द ईयर। तो हम अपने क्वेश्चन में सबसे पहले सेल्स पुट कर लेते हैं। कितनी दे रखी है सेल्स, 2,75,000। तो 2,75,000 हम अपने क्वेश्चन में लिख लेते हैं। अब आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। सेल्स हमने डाल दी है अपनी 2,75,000। उसके बाद उन्होंने हमें क्या बोला है, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब हमें ये क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। साल के स्टार्टिंग में मतलब ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 7,000। तो हम अपने फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक डाल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे, और यहाँ पे हम डाल लेते हैं 7,000। नेक्स्ट हमें दे रखा है वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक। कितना दे रखा है, 4,000। तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक भी डाल लेते हैं 4,000। नेक्स्ट हमें दे रखी है परचेजेस ऑफ मटेरियल। हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया, कितना परचेज किया, 1,10,000। तो ये भी हम डाल लेते हैं वैल्यू 1,10,000। परचेजेस हमें कहाँ डालनी है, यहाँ पे 1,10,000, ये भी डाल लिया। नेक्स्ट हमें दिया है मटेरियल इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। मतलब जो रॉ मटेरियल है ना, उसका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। उन्होंने क्या बोला, मटेरियल इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। हमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3,000, वो भी डाल लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है मटेरियल इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब हमें रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4,000, वो भी डाल लेते हैं। माइनस में डालेंगे ना, वो लेस करना है हमने। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दे नहीं रखे तो उसे कुछ भी छोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है 65,000। डायरेक्ट लेबर दे रखा है, वो भी डाल लेते हैं डायरेक्ट लेबर। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दिए नहीं है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अपनी प्राइम कॉस्ट। अभी तक हमें जितनी वैल्यूज मिली हैं वो हमने डाल ली हैं। उसके बाद हमें दी है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड को ही हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं। वो कितने हैं, 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जितनी आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ना, दैट इज 65,000। उसका अगर आप 60% कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे। 65,000 का 60% कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39,000। तो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए 39,000। नेक्स्ट हम डालेंगे इन्वेंट्रीज, फिर से दी है एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं। फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 8,000, तो वो भी डाल लेंगे अब हम। फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 8,000। देखा, हमने पहले फॉर्मेट अच्छे से समझ लिया, अभी तो सिर्फ वैल्यूज डालनी और हमारा काम खत्म हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 6,000। 6,000 लेस कर देंगे यहाँ से। उसके बाद हमें अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 10% ऑफ सेल्स। सेल्स का 10% करना है। सेल्स हमारे पास कितनी थी, 2,75,000। इसका करना है 10%, दैट इज 27,500। 27,500। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का हमें दिया है 5% ऑफ सेल्स।
अभी वही 2,75,000 का 5% करेंगे तो आएगा 13,750। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी डाल दिया हमने, सारी वैल्यूज डल गई हैं। अब इन्हें टोटल कर दो तो हमारी कॉस्ट शीट का आंसर आ जाएगा। कौन कौन सी वैल्यूज हमें नहीं दी, बाकी सारी वैल्यूज आई गई हैं। अब इनका टोटल करते हैं। 3,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक था, उसमें प्लस कर देंगे हमारी परचेजेस 1,10,000, माइनस कर देंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक 4,000, तो हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा 1,09,000। ठीक है, ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। उसमें हमें प्लस करने थे अपनी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितनी है 65,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं तो हमारी प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई 1,74,000। उसमें हमें ऐड करने अपने प्रोडक्शन ओवरहेड, दैट इज 39,000। तो हमारी वर्क्स कॉस्ट आ गई 2,13,000। उसमें हमें ऐड करना अपना ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 4,000, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 6,000। तो हमारे पास एडजस्टेड वर्क्स कॉस्ट आ गई 2,11,000। उसमें हमें ऐड करने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, दैट इज 13,715। तो हमारे पास अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 2,24,750। उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 7,000, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 8,000। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 2,23,750। उसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 27,500। तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 2,51,250। और हमें सेल्स दे रखी थी 2,75,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट हम कमा रहे हैं 23,750। कितना सिंपल सम था, बस हमें कॉस्ट शीट समझ आ गई है, उसके बाद हमें सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है। इस सम से हमारी कॉस्ट शीट भी रिवाइज हो गई और हमें अपनी कॉस्ट शीट में वैल्यूज़ डालनी भी आ गई। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में हम इसके आगे जो भी टॉपिक्स होंगे वो करेंगे। आपको कॉस्ट शीट अच्छे से रिवाइज करके आनी है, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी है कॉस्ट शीट। आज के लिए बस इतना ही। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी करना है वीडियोज़ को। बाय बाय।